नमस्कार बच्चों, मैं रामकिशोर यादव मॉडल स्कूल मोहाली आपको कक्षा 12 का मैक्रो का पार्ट लेके आया हूँ। पहले जो वीडियो थे वो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित थे, उसी से आगे चलते हुए मैं आगे का पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि पहले वाले वीडियो आपको पसंद आए होंगे तथा आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रो मैक्रो शब्द व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की कंसेप्ट केन्स की थ्योरी के बाद उत्पन्न हुई थी। केन्स की थ्योरी मुख्य रूप से पूंजीवादी देशों अमेरिका आदि के रेफरेंस में थी। भारत या विकसित देशों के संदर्भ में उतना कारगर नहीं थी। फिर भी केन्स की थ्योरी सभी पहलुओं पर अर्थशास्त्र के जो मैक्रो पार्ट है उसकी विस्तृत व्याख्या करती है। एक शब्द आता है इसे कि पूंजीवादी देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। वस्तुओं का उत्पादन लाभ प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होता है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर किया जाता है। इस सब का अर्थ यह है कि पूंजीवादी देशों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा आगे रहता है। उत्पादन उसके लिए किया जाता है जो कीमत देने के लिए तैयार है। इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा नहीं होती है। जो लोग पैसा देगा उसके लिए वस्तु मिलेगी और जो लोग पैसे नहीं देंगे उनके लिए वस्तु नहीं मिलेगी। इसमें गरीबी या गरीब व्यक्ति जो है वो इस अर्थव्यवस्था में बहुत असहज महसूस करता है। उसको अगर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं तो इसका मतलब हमारे लिए हमारी आवश्यकता की कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कंसेप्ट बाजार अर्थव्यवस्था से है, अर्थात सरकार का नियंत्रण इसमें नहीं रहता। सरकार लोगों के लिए कुछ नहीं करती, केवल और केवल बाजार शक्तियां ही इसमें प्रभावी होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो कंसेप्ट है वो लगभग 300 से 400 वर्ष से प्रभावी हुई है। इससे पहले ये ज्यादा नहीं थी। इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, एशियाई देश के कुछ कंट्रीज ये आते हैं। एक इकोनॉमिक्स होती है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर संपूर्ण नियंत्रण सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता तथा जो भी कल्याणकारी योजनाएं, जो भी योजनाएं बनाई जाती है वो जनहित में सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो ऐसा देश अगर हम मान सकते हैं तो चीन वर्तमान में हम मान सकते हैं, पर वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अग्रसर हो रहा है। फिर एक इकोनॉमिक्स आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका संयुक्त मिश्रण है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनको मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई, जिसमें कुछ निर्णय जो है अति महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा कुछ सेक्टर्स या कुछ क्षेत्र जहां पर निजी स्वामित्व होता है, परंतु निजी स्वामित्व में भी सरकार की कंडीशंस और शर्तें होती हैं। वैसे अधिकांश क्षेत्र इसमें जो है निजी क्षेत्र बाजार अर्थव्यवस्था के आधार पर खोल दिए जाते हैं तथा अति महत्वपूर्ण निर्णय जैसे डिफेंस का है, अपना
भारत में देखें तो रेलवे का डिपार्टमेंट है, ऐसे कुछ अपनी और भी कई क्षेत्र हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में होते हैं, पर अधिकांश क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाती है। पूंजीवाद में जो है उसमें हम देख लेते हैं कि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के जो संसाधन हैं उसमें अपना शेयर प्राप्त कर लेता है और अपने अनुसार उसको नियंत्रित करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल और केवल सरकार का आधिपत्य रहता है और समाज संपूर्ण व्यक्ति सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए योजना बनती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ जो पैसा देने के लिए तैयार हैं उनके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत कार्य होता है, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था है उसको सामान्य की भागों में बांटते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मैंने पहले भी बात की। अब आगे अपन इसमें देखते हैं कि एक शब्द आता है इस अपनी एनसीईआरटी बुक्स में, श्रमिक की मजदूरी का। और एक शब्द आता है निवेश। श्रमिक की मजदूरी दर क्या होती है? श्रमिक का जिस दर पर क्रय विक्रय किया जाता है, तो श्रमिक का भी होता है, श्रमिक के श्रम का क्रय विक्रय होता है। श्रमिक के श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है वो श्रमिक की मजदूरी दर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मजदूर को 100 रुपये एक दिन के मिलते हैं तो उसकी मजदूरी दर भी 100 रुपये पर डे। या एक मजदूर को जो कि टेक्निकली रूप से क्षेत्र से संबंध रखता है उसकी मजदूरी हुई 1000 रुपये, तो जो एक दिन में उस श्रमिक की जिस दर पर हम खरीदते हैं वो उसकी श्रमिक की मजदूरी दर होती है। तो अब परिभाषा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। दूसरा शब्द है निवेश व्यय। निवेश व्यय क्या है? किसी भी श्रमिक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए उस पर जो खर्च किया जाता है वो निवेश व्यय कहलाता है। जैसे कोई श्रमिक है, आपने शब्द सुने होंगे कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक क्या है? तो उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उसकी क्षमताओं को डेवलप करने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में किया जाने वाला है निवेश व्यय। ऐसे ही एक ऑपरेटर का कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर उसे कार्य सिखाया जाता है, तो इस पर जो व्यय किया जाएगा निवेश व्यय कहलाएगा। या
एक श्रमिक सामान्य रूप से कार्य करता है, फिर नई तकनीक आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, और उस मशीनरी को चलाने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उस पर जो खर्च आता है तो वो भी निवेश में आएगा। तो कोई भी किसी भी श्रमिक की कुशलता, स्किल्स को डेवलप करने के लिए या उत्पादन क्षमता, जिससे उससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन क्षमता का विकास होता है उनमें। तो एक तो है जनरल तरीके से और एक तकनीकी तरीके से उत्पादन करना। तो अपन देखते हैं कि पहले 10-20 मजदूर काम करते थे और आज एक मजदूर मशीन की सहायता से बहुत ज्यादा काम कर लेता है, तो उत्पादन क्षमता भी वृद्धि हो गई। तो मशीन कैसे चलाई, कैसे इसका विकास हुआ, इस पर जो निवेश किया गया है वही निवेश व्यय कहलाता है। एक शब्द आता है आर्थिक इकाई, आर्थिक एजेंट। या आर्थिक एजेंट, ये सब भी आपकी किताब में देखने को मिलेगा कि आर्थिक इकाई, आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम देता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। आर्थिक इकाई या आर्थिक एजेंट उन व्यक्ति या संस्थाओं को कहते हैं या उस व्यक्ति को कहते हैं जो आर्थिक निर्णय लेता है। तो वो व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। तो कोई भी जो कि आर्थिक निर्णय लेता है, तो उत्पादन प्रक्रिया में आर्थिक एजेंट से तात्पर्य व्यक्ति और संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेती हैं, तो आर्थिक इकाई कहलाती है। एक उपभोक्ता, एक सरकार, बैंक, एक निगम आदि, ये सभी आर्थिक इकाई हो सकते हैं। तो आर्थिक इकाई, फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा, आर्थिक इकाई या एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं से है या सरकार से है जो आर्थिक निर्णय लेती है, तो वो आर्थिक इकाई या आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। एक आता है उत्पादन के कारक। उत्पादन के 4 कारक हैं या उत्पादन के 4। उत्पादन के 4 साधन हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आते हैं। एक तो है श्रम, लेबर, दूसरा है पूंजी, तीसरा है आपका भूमि, और चौथा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उद्यम। तो उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन कितने हैं बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रख देता है। उत्पादन के 4 कारक के साधन मानेंगे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम। ये 3 जो साधन हैं उनको हम तय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधन, वैसे तो चारों महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण है उद्यमी। अगर उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो उत्पादन क्रिया में रिस्क लेने की क्षमता रखता है, जो उत्पादन क्रिया करने के लिए आगे तत्पर आता है और विभिन्न व्यक्तियों को, संसाधनों को रोजगार देता है, तो उद्यमी होता है। अगर उद्यमी उद्यम करने के लिए तैयार नहीं होगा तो ये तीनों साधन होने के पश्चात भी उत्पादन प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन के बाद जो लॉस या प्रॉफिट होता है, उस लॉस या प्रॉफिट को झेलने की या उससे स्वीकार करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है वो उद्यमी होता है।
जैसे मैं जमीन खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, लोगों को पूंजी भी लगा दी, लोग भी, अब मुझे आता है कि यार पता नहीं इसमें हानि होगी या लाभ होगा, अब मुझे ये उत्पादन मैं इसमें नहीं कर रहा, मैं इसमें रिस्क नहीं ले रहा, तो उत्पादन वहीं रुक जाएगा। तो बिना उद्यमी के उत्पादन की प्रक्रिया कारगर नहीं होगी। तो उद्यमी कौन होता है? जो उत्पादन प्रक्रिया में जो रिस्क और प्रॉफिट लेने की जो क्षमता रखता है, उसके लिए तैयार होता है, उत्पादन के अंत में इसको इसका प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब श्रमिक को इसका अपना मिल जाएगा, इसको अपना प्रॉफिट, इसको अपना, और जो कुछ बचेगा है वो उद्यमी का होगा। एक शब्द आता है साधनों की कीमत। तो साधनों की कीमत, साधनों की कीमत से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो ये क्या है? उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में जो कीमत हमको देनी पड़ती है उसे साधन की कीमत कहते हैं। तो उत्पादन के साधनों, तो हम श्रम अपनी सेवा दे रहा है, पूंजी अपनी सेवा है, भूमि का यूज हो रहा है, उद्यम। तो उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में इनको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसे श्रम को उसकी मजदूरी, पूंजी को उसका हिस्सा दिया जाएगा, पूंजी को ब्याज के रूप में अपन लेते हैं, किसी से पैसा नहीं है मेरे पास और मैंने किसी से ब्याज लिया तो उसको ब्याज दिया जाएगा, तो पूंजी को उसका ब्याज देंगे, भूमि के लिए उसका लगान देंगे, रेंट देंगे, और उद्यमी को उसका प्रॉफिट या लाभ। तो उत्पादन के साधन क्या है, साधन की कीमत, उत्पादन के साधन को उनके योगदान के लिए जो दिया जाने वाला पारिश्रमिक होता है वो साधनों की कीमत कहलाती है। साधनों की कीमत में श्रमिक को उसकी मजदूरी, पूंजी को उसका ब्याज, भूमि को उसका लगान, और उद्यमी को उसका प्रॉफिट लाभ प्राप्त होता है। तो हम साधनों की कीमत किसे कहते हैं, इसका आंसर अब आसानी से दे सकते हैं। अब एक शब्द आया आपके सामने कि भूमि को उसका लगान देते हैं, लगान। आजकल इकोनॉमिक्स में लगान का जो अर्थ है वो व्यापक हो गया। क्या व्यापक हो गया? लगान किसे कहते हैं? साधारण भाषा में लगान क्या होता है? किसी वस्तु या भूमि, मकान, दुकान, फर्नीचर आदि को एक निश्चित राशि दे दी जाती है। परंतु लगान का अर्थशास्त्र में वास्तविक अर्थ यह है कि किसी साधन को वास्तविकरण और हस्तांतरण का अंतर लगान है। लगान क्या है? वास्तविकरण में से हस्तांतरण आय को घटा दें। अब हस्तांतरण आय क्या है, वास्तविकरण क्या है, इस बात का कोई संशय होता है? हस्तांतरण आय वह आय है जो किसी साधन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के लिए प्राप्त होती है। जैसे अपन अवसर लागत समझते हैं, ठीक वैसे ही हस्तांतरण आय को भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक व्यक्ति या मैं टीचर्स हूं और एक स्कूल या कॉलेज में मुझे ₹10,000 मिले तथा किसी अन्य कॉलेज में मुझे ₹15,000 मिले, तो डेफिनेटली मैं यहां काम करना चाहूंगा। पहले मैं यहाँ काम कर रहा था, सेकंड कॉलेज में
उसको लगान कितना देना पड़ रहा है उसको, तो वास्तव में कितना मिल रहा है उसको 15, और वो एक विकल्प को छोड़ के दूसरे में आया, तो पहला वाला विकल्प हस्तांतरित किया उसने, तो ये कितने था 10, तो अब कितना बचा 5। तो अब उसका जो नया जो लगान हुआ, जो नया पारिश्रमिक जो प्राप्त हुआ 5000, इसी के रेफरेंस में आजकल इस लगान को, तो पहले लगान केवल भूमि से दिया जाता था, आजकल लगान का अर्थ साधन जो चारों हैं उनके किसी के भी पारिश्रमिक को हम लगान के रूप में व्यक्त करने लगे हैं। ये अर्थशास्त्र में नहीं कर सकते, जो अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किए वो आपको लेटेस्ट मैंने बताया। तो वास्तविक आय 15,000 और हस्तांतरित आय जो कि उसने त्याग किया है, ये इसको भी प्राप्त कर सकता था, पर इसके बदले में इसने वास्तव में इसको चुना। तो वास्तविक आय माइनस हस्तांतरित आय का जो अंतर है वो लगान के रूप में परिभाषित आजकल होता है। वैसे सामान्य रूप में हम लगान भूमि को दिया जाने वाले भुगतान से पाते हैं। अब एक है कि पूंजी की लोच और लगान में क्या संबंध है। पूंजी की लोच एवं लगान, यदि पूंजी की लोच अधिक है तो लगान कम होगा, और पूंजी की लोच कम है तो लगान अधिक होगा। ऐसा क्यों, सोचो कि पूंजी की लोच से मतलब क्या है, यह श्रमिक यानी कि पूंजी अधिक मात्रा में है या श्रमिक शक्ति ज्यादा है, काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं, या हमारे पास कैपिटल जो पूंजी है बहुत ज्यादा है, तो उसको दिया जाने वाला रेंट कम होगा, क्योंकि हर कोई देना चाहेगा। जैसे काम एक व्यक्ति के लिए है और काम करने वाले 10 लोग हैं, तो इस स्थिति में जो ये मजदूरी देगा तो 100 रुपये देना चाहता है, मान लेते हैं, और एक श्रमिक कहता नहीं मैं तो 50 में काम कर लूंगा, क्योंकि श्रम शक्ति ज्यादा है, ऐसी पूंजी की मात्रा ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ज्यादा है उसमें तो उसकी जो लगान की मात्रा है कम होगी। तो इसका लगान कितना हो गया 50। एक तीसरा आया नहीं मैं तो 40 में काम करूंगा, तो और लगान करूंगा। तो इसका सीधा सा पूंजी की लोच यानी कि अधिक पूंजी है या अधिक श्रम शक्ति है, तो पूंजी की लोच में जो अंतर है वो ज्यादा है तो लगान कम होगा। आप सपोज कीजिए पूंजी की मात्रा कम है, हम उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर मोनोपोली चलेगी और वो जितना चाहेगा अपना लगान वसूल करेगा। तो पूंजी की लोच अधिक होने पर लगान कम होता है और पूंजी की लोच कम होने पर लगान अधिक होता है। ये सामान्य रूप से अपन भी देख सकते हैं, जब अपन को मजदूर नहीं मिलते हैं और हमें अति आवश्यक रूप से मजदूर की आवश्यकता है, मजदूरों की संख्या कम है, तो वो अपनी मजदूरी बढ़ा देते हैं, लगान बढ़ जाएगा। और जब हम किसी कार्य के लिए मजदूरों को लेना चाहें और मजदूरों की संख्या बहुत है, तो एक मजदूर जब अपनी मजदूरी ज्यादा बताता है तो हम उसको छोड़ के किसी दूसरे को प्राप्त कर लेंगे, दूसरे से कार्य करवा लेंगे जो कम मजदूरी पर काम कर लेगा, तो मान लोच क्या हो जाएगा, लोच अधिक हो जाएगी तो लगान कम हो जाएगा। अगला एक शब्द दुर्लभ लगान और दीर्घात्मक लगान क्या है। ये आपके टॉपिक्स में जो है लगान, ब्याज, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी, ये सब दिए गए हैं। इनका एक्सप्रेशन नहीं दिया तो हमको थोड़ा सा उनका एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, इसका थोड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे कि अपन उस चीज को समझ सके। अगर बाइबल में लगान शब्द है वहां पे, तो लगान में से कुछ भी पूछ सकता है। तो लगान तो ऐसा नहीं कि किताब में केवल लगान शब्द है और उसकी परिभाषा से वो संपूर्णता हो जाती है। थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे और फिर अपन आगे के चैप्टर्स पे आएंगे।
दुर्लभ लगान क्या होता है? जो दुर्लभ साधन है, जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, उनको जो लगान दिया जाता है वो होता है दुर्लभ लगान। ऐसे साधन, दुर्लभ साधन जिनको जो लगान दिया जाता है वो दुर्लभ लगान होता है। भेदात्मक लगान क्या होता है? कि स्किल्स के अंतर के आधार पर, उनकी कार्यशैली के आधार पर, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, उनमें जो मजदूरी का अंतर होता है वो भेदात्मक लगान होता है। जैसे एक इंजीनियर है, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जबकि सामान्य रूप से ज्यादा वो धूप में कार्य नहीं करता, आराम से एक रूम में बैठा है और कंप्यूटर पे काम कर रहा है, परंतु उसका जो मानसिक श्रम है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मानसिक श्रम हर कोई नहीं कर सकता। उसकी स्किल्स डेवलप करने पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसको सामान्यतः बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। एक सीए है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और एक डेली वेजेज मजदूर जो होता है उसको 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 रुपये प्राप्त होता है। तो काम तो वो भी कर रहा है, काम तो उनकी स्किल्स के अंतर पर, उनकी कार्यशैली के अंतर। एक व्यक्ति है 4 घंटे में काम कर देता है, एक व्यक्ति है उसकी जो कार्य क्षमता है वो धीमी है, 8 घंटे में काम करता है। तो किसको ज्यादा देंगे? जो ज्यादा कार्य करने वाला होगा। अब दोनों से 8-8 घंटे काम करवाते हैं तो एक व्यक्ति दुगना काम करके देता है उसी टाइम में, और एक व्यक्ति उससे आधा काम। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको दिया जाने वाला जो पारिश्रमिक है उसमें अंतर होगा। तो ये भेदात्मक लगान है। अगला शब्द आप देखते हैं, एक शब्द आता है आपका मजदूरी। मजदूरी से आप क्या समझते हैं? श्रमिक की सेवाओं के बदले मालिक द्वारा श्रमिक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है। तो श्रमिक की सेवाओं के बदले में मालिक द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है। अब इसी मजदूरी पर इसकी अंदर और बहुत सारी कंसेप्ट हैं, तो वो आप रेफरेंस बुक्स में से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा आपसे कि आप जब अध्ययन करें तो बुक्स का अच्छे से अध्ययन करें, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें कि राइटर क्या कहना चाहता है। अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम अपने चारों ओर के वातावरण से उसको जोड़ के देखें तो अर्थशास्त्र बहुत ईजी लगने लगेगा। अर्थशास्त्र हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली विषय है, बस इसकी शब्दावली थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए लगता है कि अर्थशास्त्र कठिन है। बाकी का अर्थशास्त्र बहुत ईजी वे में हमको समझ में आ सकता है अगर हम उसको आपसी परिवेश से अगर जोड़ के देखते हैं, उसको गहन चिंतन करके देखते हैं, तो अर्थशास्त्र ईजी है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि इस जो आपके वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 1-2 वीडियोस मैंने बनाए थे, किसी कारण बस एरर आने के कारण उनको मैं प्रसारित नहीं कर पाया था। अगर कोई त्रुटि है तो मेरा जो नंबर दिया गया है 9630322588, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आप रात को 8 से 9 के बीच में करना है, अगर कॉल भी करना है तो 8 से 9 के बीच में करना है, जिससे क्योंकि व्यस्तता के कारण अननोन नंबर को मैं शेष टाइम में नहीं उठा पाऊंगा, इस टाइम में मैं उठा लेता हूँ। दूसरा, मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई इंफॉर्मेशन, नए वीडियोज की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके।
ब्याज, तो 2 नंबर का पूछ सकता है आपसे, ब्याज किसे कहते हैं। मुद्रा की यानी पूंजी में रेफरेंस में, मुद्रा की सेवाओं के बदले उसे दिया जाने वाला भुगतान इंटरेस्ट ब्याज कहलाता है। पूंजी या मुद्रा की सेवाओं के बदले में, जैसे मुझे किसी कार्य के लिए मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, मैंने किसी से उधार लिया, तो डेफिनेटली मैं उस पूंजी का यूज कर रहा हूँ, तो उसकी सेवा ले रहा हूँ उस पूंजी में, तो उसके पूंजी मालिक को मुझे ब्याज देना होगा। तो मुद्रा जो लिए हैं, जो सेवा में हम लगा रहे हैं जिस मुद्रा को, उसको उसका भुगतान करना होगा, तो वो भुगतान ही ब्याज है। इसमें आता है सब शुद्ध ब्याज, नेट इंटरेस्ट, एक होता है कुल ब्याज। तो शुद्ध ब्याज वह है जो केवल मुद्रा के प्रयोग के लिए दिया जाता है, जबकि कुल ब्याज क्या होता है? कुल ब्याज शुद्ध ब्याज के साथ साथ जो ऋण का जो प्रबंधन करता है उसका मुआवजा है, जोखिम का मुआवजा है, ऋण के लिए उठाई जाने वाली जो असुविधा जो होती है उसके एवज में भुगतान, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो कुल ब्याज कहलाता है। कुल ब्याज उस सारे धन से संबंध रखता है जो ऋणी ऋणदाता को देता है। शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का एक अंग होता है जो केवल पूंजी के उपयोग के लिए दिया जाता है, वो तो शुद्ध ब्याज। और इसके अलावा पूंजी के उपयोग के साथ साथ जो अन्य जो असुविधा उसको होती है उसके एवज में भी और जो मुआवजा उसको दिया जाता है, तो वो कुल ब्याज की श्रेणी में आता है। कुल ब्याज शुद्ध ब्याज की तुलना में व्यापक अर्थ रखता है। अब आता है आपका लाभ, प्रॉफिट। लाभ किसे कहते हैं? एक उद्यमी को उसको जो आय प्राप्त होती है उसकी सेवाओं के बदले, जो जोखिम उठाता है उसके बदले में, वह उसका लाभ होता है। कुल लाभ या लाभ कुल जो आय होती है उसमें से लागतों को घटाने के पश्चात प्राप्त होता है। जैसे मैं एक उद्यमी हूं और मैंने बिजनेस किया, मैंने श्रम के लिए 50,000 दे दिए, पूंजी के लिए 50,000 दे दिए, भूमि के लिए जो मैंने किराए पे लिया था उसका 30,000 दे दिया, और सपोज कीजिए मुझे पूरे बिजनेस में 2 लाख रुपए प्राप्त हुए। इस कंडीशंस में
मेरी कुल आय 2 लाख रुपए हो गई, तथा मेरी लागत क्या आई, भूमि को जो दिया, पूंजी को जो दिया, श्रम को जो दिया, इन सबको जोड़ के इस आय में से घटा दिया। तो 50-50 1 लाख, 30,000 1 लाख 30,000, तो ये तो मेरा खर्चा आ गया, लागत आ गई। 2 लाख में से जब मैंने इसको घटाया तो मेरे पास प्रॉफिट के रूप में 70,000 रुपये प्राप्त हुए, तो मेरा लाभ हो गया। तो कुल लाभ क्या है, कुल आय में से जो लागतें होती हैं जितनी भी प्रकार की, उन सबको घटाने के पश्चात जो उद्यमी के पास शेष बचता है वो लाभ हो जाता है। एक शब्द आता है अधिलाभ। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, एक असामान्य लाभ या असामान्य लाभ। जब टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट पर अधिक होता है ज्यादा, यानी कि जो हम लागत लगा रहे हैं उसकी तुलना में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो असामान्य लाभ होता है। असामान्य लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब मोनोपोली हो, एकाधिकार होता है। बाकी का सामान्य लाभ पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उद्यमी को या उत्पादककर्ता को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे उत्पादककर्ता हो जाएगा, उनको असामान्य लाभ प्राप्त होने लग जाए। जैसे मैंने बिजनेस किया, मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो 10 लोग सोचते हैं यार इस काम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना ये काम, तो 10 और आ जाएंगे उसमें। तो चूंकि मांग तो उतनी रहेगी, तो धीरे धीरे जो मेरा जो प्रॉफिट था वो कम होने लगेगा। तो जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रतियोगिता जब पूर्ण प्रतियोगिता में बढ़ती है तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है, और जब एकाधिकार की स्थिति बनने लगती है तो असामान्य लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक, एक होता है भेदात्मक लाभ। आपने देखा होगा, जैसे मैं कहूं कि मैंने बिजनेस किया और एक अंबानी ने बिजनेस किया। अंबानी ग्रुप बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करता है और एक सामान्य रूप से एक व्यक्ति उसी काम को करने में बहुत कम प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो ऐसा क्यों? तो वो भेदात्मक लाभ का कारण बनता है क्योंकि उसकी स्किल्स में अंतर होता है, उसका कार्य करने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता, उसकी टीम की कार्यशैली, इन बहुत सारी स्किल्स में अंतर होने के कारण जो लाभ में अंतर आता है, एक सेक्टर में काम करने पर भी, एक जैसा काम करने पर भी, तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर लेता है, एक बहुत कम प्राप्त करता है। तो इसका कारण जब बनता है तो उसे भेदात्मक लाभ कहते हैं। तो वो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर, उनकी स्किल्स के आधार पर उनके लाभ में अंतर होता है। तो भेदात्मक लाभ वह लाभ जो उद्यमों की योग्यता में अंतर होने के कारण उत्पन्न होता है, तो वो भेदात्मक लाभ होता है। एक शब्द आपको मिलेगा आयात और निर्यात शब्द, बार ये शब्द आपको मिलेंगे। आयात और निर्यात, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने शब्द सुने ही होंगे। आयात क्या होता है? कोई देश विश्व के अन्य देशों से जब वस्तु सेवाएं खरीदता है तो उसके एवज में जो पैसा लगता है तो वो उन वस्तु सेवाओं को खरीदने में उनको आयात करता है। तो कोई भी देश विश्व के अन्य देशों से वस्तु सेवाएं खरीदता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आयात। तथा जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तुएं विश्व के अन्य देशों को बेचता है तो उसे निर्यात कहेंगे।
जब कोई देश दूसरे देशों से वस्तुएं या सेवाएं खरीदता तो उसे आयात कहते हैं। वहीं निर्यात जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तुएं दूसरे देश को बेचता है उसे निर्यात कहते हैं। तो निर्यात करने पे हमें आय प्राप्त होगी और आयात करने पे हमारी आय दूसरे देश के लिए जाएगी। तो यहीं से बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन शब्द आप आगे के अध्याय में सुनोगे। तो आयात निर्यात पर डिपेंड करता है। अगर किसी देश की निर्यात ज्यादा है तो उसका भुगतान संतुलन उस देश के लिए सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा। अगर उसके निर्यात कम, आयात ज्यादा है तो उस देश की पूंजी दूसरे देश में चल जाएगी तो उसका भुगतान संतुलन ऋणात्मक हो जाएगा और उस देश की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब मैं ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले पार्ट्स का पार्ट था जिसमें के नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए। नंबर 1 क्वेश्चन था आपका समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, जो कि मैंने करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूंजीवादी देश या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वो मैंने आपको भी समझा ही दिया। कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थशास्त्र की 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करो, जो कि अपन अभी करेंगे, जो कि नेशनल इनकम रेट को मैं व्यक्त करूंगा। और एक क्वेश्चन है 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। जो व्यष्टि और समष्टि शब्द केस की थ्योरी में मैंने बताई थी, तो उस समय मैंने बताया था कि 1929 की आर्थिक मंदी क्या थी, कैसे उत्पन्न हुई थी, आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप क्या चेंज आए थे। तो जो क्लासिकल थ्योरी जो चलती थी इस आर्थिक मंदी 1929 से पहले, जिसमें जेबी का कथन था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर देती है, इसलिए अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ देना चाहिए। साथ ही सरकार को मार्केट में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट थी इस 1929 की आर्थिक मंदी के बाद समाप्त हुई तथा एक नई कंसेप्ट केन्स थ्योरी आई और इसमें व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का विस्तृत व्याख्या करते हुए केन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को ज्यादा महत्व दिया। और जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो केन्स की जो थ्योरी थी, जो कंसेप्ट थी, वो पूंजीवादी देशों से संबंधित थी, जिसमें मेनली अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज थे। 1929 की महामंदी के दौरान जो क्लासिकल थ्योरी थी वो समाप्त हुई और नई केन्स थ्योरी का उद्भव हुआ। इस प्रकार से अपन 1929 की जो महामंदी है उसको देख सकते हैं। 1929 की महामंदी के दौरान बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अमेरिका में मैंने आपको आंकड़े दिए थे कि 3% से बढ़कर बेरोजगारी लगभग 25% तक पहुंचे थे, यानी कि 25% लोग बेरोजगार हो गए थे। अब उस देश की अर्थव्यवस्था समझ सकते हो, उस देश की स्थिति समझ सकते हो, उस देश के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति समझ सकते हो। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके आधार पर इसका निराकरण नहीं हो रहा था, इसलिए यहीं से एक बड़ा धक्का सिद्धांत आया कि इकोनॉमिक्स को बूम कराने के लिए, इकोनॉमिक्स को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यापक स्तर पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि बड़ा धक्का सिद्धांत के नाम से जानते हो। आप जब बड़ी कक्षाओं में होंगे तो इसको आप पढ़ोगे, बड़ा धक्का सिद्धांत क्या है। तो इसमें गवर्नमेंट ने निवेश किया, यहाँ तक कि उन्होंने क्या कि लोगों के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो
लोगों के पास कैसे पैसे पहुंचे, तो उन्होंने गड्ढे खुदवाए, उसके पैसे दिए, फिर उन्हीं गड्ढों को उनसे भरवाया, उसके पैसे दिए, तो लोगों के पास मनी पहुंची तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने लगी और मांग बढ़ने लगी। मांग बढ़ने के कारण उत्पादन की जब मांग बढ़ती है, जब वस्तु की मांग, तो उत्पादन प्रक्रिया बढ़ने लगी। जब उत्पादन प्रक्रिया बढ़ने लगी तो लोगों को रोजगार मिलने लगे और उससे फिर मांग में वृद्धि होने लगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो मंदी की स्थिति है वो दूर होने लगी थी। तो यही 1929 की आर्थिक स्थिति का वर्णन अपन उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको माइक्रो के, जो कि आपकी उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत है, कंज्यूमर थ्योरी जो है उसका लेके आता हूँ। फिर यहाँ पे हम इसको ही समाप्त करते हैं और जो मैक्रो का जो नया वीडियो आएगा वो आएगा अपने आप राष्ट्रीय आय। धन्यवाद।